बेसिकली अगर आप बात करें बुद्ध थे कौन, तो बुद्ध थे विष्णु भगवान के, इन्हें अवतार भी बोला जाता है। तो ये थे लॉर्ड बुद्धा। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो आता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो अगर आप देखें तो इनका जन्म हुआ था 563 बीसीई में। अब बीसीई का क्या मतलब है? बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म होने के पहले 563 ईयर पहले इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी की ओरिजिनल प्लेस कहाँ पे? नेपाल में। अब आप बोलेंगे कि अगर लॉर्ड बुद्धिज्म अगर नेपाल में पैदा हुए तो फिर वो इंडिया का कैसे पार्ट इतना इंपॉर्टेंट हुए? तो बेसिकली पहले नेपाल भी इंडिया में ही था। जो भी इंडिया में कॉन्क्वेस्ट हुए, जो भी ब्रिटिश था, उसके बाद वो फिर आपका सेपरेट हुआ, लेकिन नेपाल भी एक ना एक बार में कहीं अखंड भारत का ही हिस्सा रहा था। तो यहाँ पे किनका जन्म हुआ था? लॉर्ड बुद्धा का। अब इनका बात करें ओरिजिनल नाम क्या था, तो इनका ओरिजिनल नाम था सिद्धार्थ। धीरे धीरे इन्हें गौतम नाम से भी फेमस हुए। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि इनका ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ था। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनका डेट ऑफ बर्थ। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉर्ड बुद्धा का जन्म कौन से साल में हुआ। अब बात करेंगे इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि शाक्या क्लैन से बिलोंग करते हैं। शाक्या क्लैन क्या है? क्लैन का मतलब क्या होता है? एक वंश होता है। जैसे आज के टाइम पे क्या होते हैं वंश? ब्राह्मण होते हैं, फिर क्षत्रिय होते हैं। तो इस टाइप से एक शाक्या क्लैन था। तो मतलब आप एक तरह से इनकी कास्ट बोल सकते हो कि शाक्या क्लैन से बिलोंग करते थे। इनकी माता का नाम था क्वीन माया, मतलब ये राजघराने में पैदा हुए थे, मतलब राजा थे ये। तो ये अपना सारा राजपाट छोड़ के जंगल चले गए थे। अब क्यों गए थे, कैसे गए थे, वो हम आगे इनकी स्टोरी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट चीज, लिव्ड इन, और ये कहाँ पे रहे? कपिल वस्तु में रहेंगे लाइफ टाइम, ठीक है। ये भी नेपाल में ही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब लोग यहाँ पे कंफ्यूज होकर लुम्बिनी ऑप्शन कराते हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कहाँ पे रहते हैं, तो फिर वो कपिल वस्तु में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? नेपाल में। इनकी वाइफ का क्या नाम है? यशोधरा। क्या नाम है? यशोधरा। और सन का क्या नाम है? राहुल। अब हम थोड़ा सा ट्रिक्स पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटे से शुरू करते हैं। तो बुद्धिज्म क्या बोलता है कि हमें एकदम शांत रहना चाहिए। तो अगर आप क्रिकेट फैन है तो आपको पता है कि राहुल द्रविड़ बिल्कुल एकदम धीरे धीरे खेलते थे क्रिकेट। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि राहुल मतलब राहुल द्रविड़ से इनका रिलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यशोधरा। अब अब जैसे आपने गाना सुना होगा, यशोमती मैया से बोले नंद लाला। तो जैसे यशो यशो जहाँ पे वर्ड आया वहां पे फिर बुद्ध का नाम आ जाएगा। बात करें कपिल वस्तु की, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि कपिल एक मुनि भी थे, पर इसका आप ऐसे कर सकते हैं कि ये एकदम मस्त वस्त, मतलब एकदम मस्त वस्त रहते हैं। तो एकदम कहाँ रहते हैं? मस्त वस्त रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कपिल वस्तु में, ठीक है। फादर नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिद्धार्थ गौतम पुत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 563 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप कैसे ध्यान रख सकते हैं? आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, अगर आप 563 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 4 + 1 5। तो 5 मतलब आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जहां का भी टोटल 5 आए, जिस भी नंबर का, और आगे का डिजिट 5 है, तो वो गौतम बुद्धा की क्या है? डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि वही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम आगे करेंगे कि गौतम बुद्धा क्यों काफी फेमस हुए। तो अब यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमने इसको बड़ा भी कर दिया है। बात करेंगे टीचिंग्स की, कि मतलब इन्होंने क्या सीख दी, ठीक है। टीचिंग से पहले हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं कि कैसे कैसे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दुनिया में पूरी दुनिया आज यही ढूंढ रही है कि उन्हें करना क्या है। तो गौतम बुद्धा ने 29 साल की उम्र में ये फाइंड कर लिया था कि उनको करना क्या है। तो बेसिकली क्या हुआ, एक बार गौतम बुद्ध अपने राज्य के एरिया में भ्रमण करने निकले अपने रथ पे बैठ के। अब वहां पे उन्होंने क्या देखा कि लोग बूढ़े भी हो रहे हैं, लोगों को बीमारी भी है, लोग गरीब भी हैं, लोग परेशान भी हैं। तो ये सब देख के उन्होंने सोचा कि ये सारी चीजें मोह माया और हमें अपने ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। तो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वो निकल पड़े जंगलों की तरफ। बेसिकली जंगलों की तरफ निकलना ये मतलब नहीं होता जैसे ज्ञान की प्राप्ति करनी तो जंगल में चले जाओ, पर वहां की जो शांति होती है वो हमें ज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए इजी रहती है। अब हम बात करेंगे कैसे कैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सबसे पहले 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ जंगल की तरफ चले गए, अपने महल को छोड़ के, अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के। अब इन्होंने 6 साल के लिए तपस्या करी है, ठीक है। अब तपस्या कहाँ करी है वो इंपॉर्टेंट है। तपस्या, ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, ये इस पेड़ का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? बोधि ट्री, ठीक है। ये लॉर्ड बुद्धा के नाम पे पड़ गए हैं। तो आप भी आज भी अगर आप बोध गया घूमने के लिए जाएंगे तो आपको ये ट्री देखने को मिलेगा। मतलब इस ट्री को थोड़ा संभाल के रखा गया है, वैसा करके आप देख सकते हैं। तो इन एनलाइटमेंट कब हुआ ये नहीं पूछा जाएगा कितने साल में हुआ, लेकिन ये जो मैंने हाईलाइटेड की हुई जगह ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो कहाँ पे इन्हें मतलब कहाँ पे इन्होंने बैठ के तपस्या करी है? बोधि ट्री में। और बोधि ट्री कहाँ पर है आपका? बोधि। आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, यहाँ बोधि तो यहाँ भी बोधि, बोधि बोधि महाबोधि। तो ये बोधि ट्री मतलब बोध गया में, ठीक है। अब इसके बाद आप चलेंगे, इसके बाद जब इन्हें एंटाइटलमेंट मिलता है, मतलब एनलाइटमेंट होता है, मतलब जब इनका माया से मुक्त हो जाते हैं, जब इन्हें प्राप्ति हो जाती है शांति के भगवान की, तो फिर इनका नाम पड़ता है बुद्धा। ऐसे इनका नाम पड़ा बुद्धा। बुद्ध का मतलब अगर आप बुद्ध वर्ड का भी मतलब देखेंगे, हिस्ट्री, अगर आप बुद्ध वर्ड का हमारे रिलीजन्स में मतलब देखेंगे, तो आप देखेंगे एक ऐसा बंदा जो एनलाइटेंड है, मतलब जिसका जो ऑरा है, मतलब अगर आप देखेंगे कि जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं उनके पीछे ऐसे सर्कल बना रहता है, सर के पीछे। तो ये सर के पीछे सर्कल नहीं है, ये ऑरा है बंदे का। ऑरा मतलब वो पार्ट जो औरों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो हमारे ऐसे चारों तरफ बन जाता है। तो एनलाइटनमेंट मतलब अगर आप बुद्ध वर्ड का मतलब देखेंगे, हमारे वीक में भी वेनसडे को बुद्ध बोला जाता है, तो बुद्ध मतलब शांति का प्रतीक होता है, दिमाग ज्ञान का प्रतीक होता है, ठीक है। तो ये चीज। अब इसमें एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रही है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, वो है फर्स्ट सरमन। अब ये सरमन क्या चीज है? सरमन मतलब जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जब इन्होंने ज्ञान देना शुरू किया था, जैसे आज हमारी फर्स्ट क्लास है, वैसी जब इनकी फर्स्ट क्लास हुई थी तो उसको हम सरमन बोलते हैं, ठीक है। क्या? जब इनकी फर्स्ट क्लास हुई थी तो हम उसको क्या बोलते हैं? सरमन। जैसे आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो ये फर्स्ट क्लास को क्या बोला जाता है? फर्स्ट क्लास को बोला धर्म चक्र परिवर्तना। ये ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में आता है। और कैसे करके आता है? आपको ये पूरा वर्ड दे देंगे कि धम्मा चक्का पवतना, इस सब क्या मतलब है इसका। तो आप कैसे कर सकते हैं? अब आप इसमें धम्म वर्ड याद रखिएगा। धम्म का बेसिकली मतलब, जो अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो धम्म को आप रिलेट कर सकते हैं धर्मा से। मतलब मैं जस्ट याद करने के लिए बता रहा हूँ, धम्म और धर्मा। धम्मा वो चीज है जो आपको जीने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो बताता है कि आपको कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो धम्मा जहाँ पे वर्ड आएगा धम्मा, तो धम्मा से आप समझ जाइए कि यहाँ पे बात हो रही है ज्ञान बांटने की। धम्मा मतलब ज्ञान बांटना। और ये ज्ञान कहाँ बांटा जाता है? ये पहली बार इन्होंने दिया था सारनाथ में। इसलिए अगर आप सारनाथ कभी घूमने जाएंगे तो आप वहां पे बुद्ध का काफी ज्यादा वो देखेंगे इफेक्ट। आज भी वहां बुद्धिज्म आते हैं हर साल। तो फर्स्ट सरमन कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट है, सारनाथ में हुआ था। और इसको क्या कहते हैं? धम्मा चक्र प्रवर्तन। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज ये आपको नोट करनी है, ठीक है। अब हम सबसे इनमें इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इनकी टीचिंग्स। टीचिंग्स मतलब इन्होंने क्या क्या दुनिया में ज्ञान दिए थे। तो सबसे पहले ये बोलते थे कि सबसे बड़े सिर्फ चार सत्य हैं। चार ऐसे सत्य हैं जो आप, अगर आप भी उन लोगों को समझ गए, तो लोग बोलते हैं कि हमें शांति कहाँ मिलेगी। आप अगर इन चार चीजों को समझ गए तो आपको शांति मिल जाएगी, सीधी बात ही है। तो आज हम ये सारी चीजें भूल चुके, तो हमें इन चीजों को अपनाना पड़ेगा। तो पहला सत्य ये है कि दुनिया में लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। मतलब अगर आप दुनिया जी रहे हैं, मतलब अगर आप जिंदगी जी रहे हैं, तो आपको दुख 100% आएंगे ही आएंगे। मतलब बिना दुखों के जीवन चल ही नहीं सकता। आज अगर आप खुश हैं तो कल आपके पास 100% दुख आएंगे। तो ये दुनिया का हार्ड रियलिटी, जिसे कटु सत्य भी बोलते हैं हिंदी में। सेकंड, सफरिंग इज कॉज्ड बाय डिजायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप भी आज देखेंगे कि लोगों को पैसा चाहिए इसलिए लोग दुखी हैं। अगर आपको पैसा ही नहीं चाहिए तो आप क्यों दुखी होंगे? सीधी बात है। तो मतलब दुनिया इज ऑल अबाउट सफरिंग। क्योंकि आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो फोर नोबल ट्रूथ है, तो यहाँ पे बुद्धा ने एक चीज मेंशन की कि हर एक जगह सफरिंग वर्ड का यूज हुआ है। ये सफरिंग। सफरिंग मतलब आप सफर कर रहे हैं। सफर ये हिंदी वाला सफर नहीं है कि आप जिंदगी जी रहे हैं। सफर मतलब परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो पूरी तरीके से ये इनका ये कहना है कि दुनिया में अगर आपको सफरिंग हटानी है आपकी, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये उसके लिए फोर ट्रुथ है। तो पहला ट्रुथ हमने बात करी ली कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, मतलब अगर आप जिंदगी जी रहे हैं तो दुख तो आएंगे आएंगे। सेकंड पॉइंट, सफरिंग इज कॉज्ड बाय डिजायर। मतलब अगर आप डिजायर करेंगे, आप किसी चीज को पाने की आपकी तमन्ना है, ठीक है। आप ये तनहा देखिए, मतलब वर्ड भी हिंदी के ऐसे चुने, तनहा तमन्ना। तो किसी चीज को पाने की आपकी तमन्ना है, ठीक है। वैसे तो तमन्ना को पाने की सबकी तमन्ना है, पर वो वाली तमन्ना की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ डिजायर की बात हो रही है। नेक्स्ट, सफरिंग कैन एंड। मतलब आप जो सफरिंग है, जो आपके दुख है, तो आप उसको खत्म कर सकते हैं। पर कैसे खत्म कर सकते हैं वो फिर हम आगे बात करेंगे। अब सफरिंग को एंड करने का मतलब आपको नोबल एट फोल्ड पाथ फॉलो करना पड़ेगा। मतलब बुद्ध जी ने भी सीधी सीधी बात नहीं बताई। उन्होंने क्या बोला है कि पहले दुनिया के चार सत्य हैं। चार सत्य में उन्होंने मेन फोकस किया सफरिंग पे। फिर उन्होंने कहा अगर आपको सफरिंग मिटानी है तो फिर आपको नेक्स्ट कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे आजकल टीचर स्टार्ट कर देते हैं हर चीज के नया कोर्स। तो इन्होंने बोला कि आपको एक और कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है नोबल एट फोल्ड पाथ, ठीक है। अब इसको बोलते हैं अष्टांग पाठ, अगर आप थोड़ा सा संस्कृत जानते हैं।
ठीक है, वैसे देवनागरी वगैरह, हिंदी वगैरह, संस्कृत, तो उसमें इस तरह के हमारे हिंदी के वर्ड होते हैं अष्टांग। ठीक है, अष्टांग मतलब जिसमें 8 चीजें हैं, और पाथ मतलब मार्ग। तो ये ऐसे अष्टांग वर्ड यहाँ पे आया है, क्या है? 8 फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अष्टांग मार्ग किससे बिलोंग करता है। आजकल ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं। अष्टांग, अष्टांग मतलब इसमें, अब अष्टांग में ऐसा नहीं है कि खाली बुद्धा की 8 आप सुनेंगे। अगर आप अकबर में जाएंगे, अगर आप अकबर के जो लोग वहां पे बैठते थे, फिर शिवाजी महाराज में जाएंगे तो वहां पे भी, तो ये 8 वर्ड का काफी आप सुनेंगे। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या नोटिस करना है कि यहाँ पे मार्ग की बात की गई है। मार्ग मतलब पथ की बात की गई है, इसलिए फिर यहाँ पे फिर ये 8 पाथ आएंगे। ठीक है, तो पहला पाथ, राइट व्यू। हमें अच्छा देखना चाहिए, मतलब हमारा व्यू क्लियर होना चाहिए कि हमको जॉब करनी है कि नहीं करनी है, हमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। पढ़ना है, और वो चीज करने के लिए आपके पास एक इंटेंशन होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब अगर आज आपने सोच लिया कि आपको पतला होना है, लेकिन ये आपका व्यू है कि आपको पतला होना है, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है पतला होने के पीछे, कि आपको मॉडलिंग करनी है, आपकी शादी होने वाली है, क्या चीज है। तो इंटेंशन सबसे जरूरी होता है लाइफ में। इंटेंशन अगर आपके पास है तो आप इस व्यू को रियलिटी बना पाओगे, अगर नहीं है तो नहीं बना पाओगे। नेक्स्ट चीज है राइट स्पीच। हमें अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि हम जितना अच्छा बोलेंगे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यूनिवर्स हमारी बात सुनता है। आप जितना अच्छा बोलोगे उतना ही अच्छा चीज आपके साथ होने लगेंगे। नेक्स्ट चीज, राइट एक्शन। अब आपने भाई व्यू कर लिया, आपने किसी को देख लिया, आपका इंटेंशन भी अच्छा है देखने का, ठीक है, आपने उससे अच्छे से बात की, लेकिन आपके एक्शन डिफाइन करेंगे क्या वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। जैसे आपका व्यू है, क्या है आपका व्यू? आपको पतला होना है, ये ट्रिक है याद करने की। ठीक है, अब आपको पतला होना है, लेकिन क्यों होना है? क्योंकि आपकी शादी आ रही है। अब शादी आ रही है तो आपने जाके जिम ट्रेनर से अच्छे से बात की कि भाई थोड़ा पैसा कम कर ले, मेरी शादी आ रही है, मेरे पास बहुत खर्चे हैं। लेकिन अब भाई एक्शन, आप जिम जाओगे नहीं तो पतले कैसे होगे? तो जिम जाना जरूरी है उसके लिए। तो फिर ये चीज है, तो आपकी यहाँ पे 4 पाथ क्लियर हो गए, तो आपको समझ में आ गए होंगे। पहला है राइट व्यू। राइट व्यू मतलब आपका व्यू अच्छा होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए आपको उसे पूरा करने का, स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्शन तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अब नेक्स्ट, अब आप जिम गए, आपने खूब बॉडी बॉडी बना ली, लेकिन आके मोमोज खा लेंगे तो कहाँ से बॉडी रहेगी? तो ये राइट लाइवलीहुड है, मतलब जीने का तरीका आपका सही होना चाहिए। मतलब आप पूरे दिन कैसे रह रहे हैं वो सही होना चाहिए, वो भगवान भी देखता है। नेक्स्ट, आपके एफर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आपके एक्शन आपके एफर्ट को सिग्निफाई करना। मैं आपको बताऊं ना, एक्शन और एफर्ट में क्या अंतर है। एक्शन, फॉर एग्जाम्पल, आपने आज 5 केजी का डंबल उठाया, आपने कल भी 5 केजी का डंबल उठाया, आपने 10 दिन तक 5 केजी का डंबल उठाया, लेकिन अगर आप एफर्ट नहीं मारेंगे, अगर आप इस 5 केजी को 6 केजी नहीं करेंगे, तो फिर कहां से बॉडी बनेगी? तो इस चीज को फिर एफर्ट बोला जाता है। एक्शन मतलब जो आप काम कर रहे हो, एफर्ट मतलब कि आप उस काम को कितना अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब हमेशा चिल रहने का। ठीक है, चीजें जो होंगी हो जाएंगी वो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसंट्रेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है चीज में, क्योंकि जहां आपका ध्यान हटा वहां पे दुर्घटना घट जाएगी। ठीक है, तो अगर आप जिम जा रहे हैं तो बस आपको जिम ही करना है, आपको जिम ट्रेनर से गप्पे नहीं लड़ाने। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है इस चीज में। अब हम बात करेंगे मिडल पाथ, मध्यम मार्ग। तो ये क्या बोलता है? अवॉइडेंस ऑफ बोथ एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीम इंडल्जेंस एंड एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी। अब ये क्या चीज है? अब अभी के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, अभी इतना ही काफी आपके लिए कि आप एक्सट्रीम वर्ड पे ध्यान रखें। मतलब किसी भी चीज की अति बहुत खतरनाक होती है। अगर आप ज्यादा पानी पी लेंगे तो आपकी किडनी में स्टोन तो हटेगा, साथ में किडनी भी हट जाएगी आपकी। किसी भी चीज की अति बहुत खतरनाक होती है। तो मतलब आप किसी भी चीज की अति को इग्नोर करें पूरी तरीके से, अपने अंदर किसी भी चीज की अति ना आने दें। हर चीज नॉर्मल रहनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप लड़ते नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में मत लड़िए। आप शांत रह रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशन में शांत रहिए। लेकिन एक्सट्रीम पर आप बहुत ज्यादा शांत रह लेंगे तो वो भी गड़बड़ है। जहाँ लड़ना चाहिए वहां लड़ना चाहिए, जहाँ नहीं लड़ना चाहिए वहां नहीं लड़ना चाहिए। तो इसको एक्सट्रीम पाथ आप कह सकते हैं। मतलब ये कहते थे कि कहीं पे भी मतलब आप लड़ाईबाजी मत करो, ठीक है, दंगाबाजी मत करो। तो बस इसका ये मार्ग है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है अष्टमार्ग। इसको बस आपको अगर पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि इनमें से कौन सा अष्टमार्ग में नहीं आता, ऐसा। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और कोर वैल्यूज तो आपको पता ही है। मतलब अगर आप देखेंगे गांधी जी वाली सारी वैल्यू फॉलो करते थे। अहिंसा मतलब आपको एकदम, पहले अहिंसा को अहिंसा बोलते थे। अगर आप इसको वर्ड को देखें तो अहिंसा मतलब आप बोल सकते हैं, तो अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मतलब लड़ाई भड़ाई मत करो। ठीक है, नेक्स्ट, करुणा। करुणा मतलब दूसरों के लिए आपके पास कंपैशन होना चाहिए, मतलब दूसरों को आपके समझने वाली फीलिंग होनी चाहिए। फिर मैत्री, मैत्री मतलब
आप कैसे किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, उपेक्षा। अब दो चीज होती है, एक चीज होती है अपेक्षा, एक चीज होती है उपेक्षा। इन दोनों वर्ड का मेरे को मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अगर आप हिंदी देखें तो। एक होती है अपेक्षा, एक होती है उपेक्षा। इन दोनों चीजों में क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे हमारे पांचवें पॉइंट पे। ठीक है, सॉरी चौथे पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या बुद्ध ने क्या किया बेसिकली, अब आपको धर्म का प्रचार करना है। ठीक है, अब धर्म का प्रचार आप अकेले तो पूरे इंडिया में घूम नहीं सकते। जैसे मैं भी हूं तो मैं अकेला तो पढ़ा नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने अंडर दो टीचर रखूंगा। अब ये दो टीचर आलसी निकले, इन्होंने क्या बोला कि एमबीक्यू पढ़ा है, हम अपने अंडर दो टीचर रख लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग, मतलब आज के टाइम में इसको नेटवर्किंग बोला जाता है। तो इसी चीज को बोलते हैं संघ बनाना। संघ बनाना मतलब एक यूनियन बनाना, मतलब आप नंबर ऑफ टीचर्स खड़े करो, तो बस वही यहाँ पे अब संघ बनने वाला है। ठीक है, अब जैसे बुद्ध भगवान तो हर जगह जा नहीं सकते, तो बुद्ध भगवान क्या करेंगे, बुद्ध भगवान ने भिक्षुक बनाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा भिक्षुक मतलब वो पूरे ऑरेंज कपड़े में रहते हैं। ठीक है, दलाई लामा फेमस एग्जाम्पल इस संघ का मेंबर का। तो अब बेसिकली इन्होंने संघ बनाए। ठीक है, मोनेस्टिक ऑर्डर, मोना, कब कभी आप मोना पढ़े ना, मोना, तो मोना सिर्फ एक ही है दुनिया में, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, मोना जैसा कोई नहीं, मोना सिर्फ एक ही है। वैसे मोनास्टिक मतलब सिर्फ एक ही ऑर्डर को फॉलो करने वाले, मतलब अगर आप बुद्धिज्म में तो बुद्धिज्म में है, फिर आप शैविज्म नहीं है, शैविज्म मतलब आप शिव जी को नहीं मानेंगे, आप सिर्फ बुद्ध भगवान को मानते हैं, तो सिर्फ बुद्ध भगवान। इसको बोलते हैं मोनेस्टिक ऑर्डर, मतलब बस एक ही आपने फॉलो किया है। ठीक है, सेकंड क्या है, मॉन्क्स, इन्होंने भिक्षुक बनाए। भिक्षुक मतलब जो जगह जगह जाके इनको वो करेंगे। और नेक्स्ट नंस बनाई इन्होंने, नंस मतलब जो फीमेल होती थी वो नंस बनती थी, और जो मेल होते थे वो मॉन्क बनते थे। ठीक है, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया में आज सिर्फ बुद्धिज्म अगर आप देखोगे तो नेपाल वगैरह की साइड में होगा, लेकिन जब इंडिया पे अटैक हुआ था मुगलों का, तुर्क्स का, उससे पहले तक आप मानेंगे नहीं कि बुद्धिज्म इंडिया में तो था ही था। ये हमारे प्यारे भारत में तो था ही था, इसके साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ तक फैला हुआ था बुद्धिज्म। और आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो इंडोनेशिया, वियतनाम वगैरह, कंबोडिया, वहां तक फैला हुआ था, मतलब ये पूरा रीजन था बुद्धिज्म का। लेकिन इसके बाद काफी सारे रीजन हुए जिसकी वजह से बुद्धिज्म डिक्लाइन होता चला गया, उसके हम रीजन आगे पढ़ेंगे जब हम मेडिवल हिस्ट्री के अंदर जाएंगे। ठीक है, सेकंड चीज, इन्होंने जिस लैंग्वेज का उस समय यूज किया, तो तब ना हिंदी थी, ना इंग्लिश थी, ना मराठी थी, कोई भी लैंग्वेज नहीं थी उस टाइम। उस टाइम जो लैंग्वेज थी वो थी पाली लैंग्वेज। ठीक है, ये इंडिया की ऐसी पुरानी पुरानी लैंग्वेजेस जिनको आज हम भूल चुके, जिन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। पहले सारे लोग इन लैंग्वेजों को पढ़ते थे, आज के टाइम पे हमें पता भी नहीं है कि पाली लैंग्वेज होता क्या है, पाली लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेजेस थी उस टाइम की बात करने की। ठीक है, और बुद्धिज्म कहाँ का स्प्रेड हुआ ये काफी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका, चाइना, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया मतलब आप पकड़ लो, चाइना के आप नीचे जितना चले जाओगे, जापान से पहले पहले तक, जापान में भी काफी माना जाता है बुद्ध जी को, तो साउथ ईस्ट एशिया वहां तक है। चाइना से आप नीचे चले जाओ, पूरा सब साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया क्यों फेमस है पूरी दुनिया में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है, जो साउथ ईस्ट एशिया है ये दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस एरिया है। पॉपुलस मतलब काफी ज्यादा पॉपुलेशन वाली जगह। यहाँ पे आप जैसे बात करो इंडोनेशिया की, इंडिया की, चाइना की, तो दुनिया की वन थर्ड आप अगर बोलोगे पॉपुलेशन वो यहाँ रहती है, तो ये बात में कोई भी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे परिवाना की। अब परिवाना नहीं, अगर आप इसको ढंग से पढ़े तो ये है क्या, परिनिर्वाणा। ठीक है, परि मतलब आप इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं कि हम परिवार होता है हमारा, निर्वाण कर दिया, निर्वाण मतलब आपने परिवार को त्याग दिया। मतलब ये परिवाना कब हो गए थे, परिनिर्वाणा मतलब ये कब दुनिया छोड़ के चले गए थे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आगे बात की गई है कि जब ये 80 साल के हुए थे, तो उसके बाद बुद्ध जी ने महापरिवाना ले लिया था। अब महापरिवाना मतलब ये दुनिया को छोड़ के, हम सबको छोड़ के मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले गए थे। तो कभी भी जो भगवान होते हैं वो हमेशा अमर होते हैं, मतलब उनकी आत्मा हमेशा हमारे आसपास रहती है। और आप कैसे याद कर सकते हैं वहीं पर, कैसे आप याद करेंगे, खुशी नगर, मतलब इन्होंने हमेशा कहा कि खुश रहो, मेरे साथ रहो, चाहे मेरे ना रहो साथ, आप हमेशा खुश रहो। और इनका डेट काफी इंपॉर्टेंट है महापरिवाना की। तो कब जन्म हुआ था, 563। आप 563 से अगर आप 80 माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 483। तो ये 80 साल जिए थे। ठीक है,
आप लोगों की सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस के साथ ये किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिए, मैच द फॉलोइंग में आता है आपके पेपर में। टीचर को कंफ्यूज करना होता है तो मैच द फॉलोइंग में आता है, तो आप कैसे करोगे लुम्बिनी। आप लुम्बिनी को कैसे याद करोगे कि जब बच्चा पैदा होता है छोटा सा, तो वो क्या सोचता है कि मैं जल्दी जल्दी लंबा हो जाऊं, मैं जल्दी जल्दी लंबा हो जाऊं और मैं दुनिया के सारे काम कर लूं, तो आप ऐसे बर्थ प्लेस याद कर सकते हो कि लुम्बिनी मतलब लंबा होना। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बोध गया की। बोध गया मतलब बोध मतलब बुद्ध, बुद्ध मतलब ज्ञान, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। अब सारनाथ, सार मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि नाथ जी कहाँ रहते हैं, नाथ जी मतलब हमारे नाथ मतलब भोलेनाथ, तो भोलेनाथ, भोलेनाथ मतलब ज्ञान के देवता भोलेनाथ, तो फर्स्ट मतलब जहां पे भी फर्स्ट आएगा दुनिया में फर्स्ट कौन है, नाथ, नाथ मतलब भोलेनाथ, तो इसका मतलब हो गया सारनाथ में फर्स्ट सरमन। और खुशीनगर मतलब दुनिया से जाओ तो हंसते हंसते जाओ, ठीक है, तो उसे महापरिनिर्वाणा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम सिक्स्थ पढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि बुद्ध जी भाई इतने इंटेलिजेंट बंदे थे, इतने वो थे, तो भाई जो भी इंटेलिजेंट होता है वो अपनी बुक आजकल निकाल ही देता है। वैसे बुद्ध जी ने भी अपनी कुछ टीचिंग दी थी, उसे कंपाइल किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। सबसे पहली बात है विनय पिटका। आप कैसे इधर करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो विनय, विनय मतलब एकदम शांत शालीन। अब शांत शालीन कौन होते हैं, मॉन्क्स और नन। मतलब इस बुक के अंदर या इस किताब के अंदर वो चीजें लिखी गई हैं वो बताती हैं कि मॉन्क्स को कैसे रहना चाहिए। ठीक है, तो विनय पिटका मतलब मॉन्क्स को कैसा रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट सूता पिटका। अब यहाँ पे बुद्ध जी अपने बारे में बात करते हैं कि बुद्ध की टीचिंग क्या क्या है। ठीक है, तो विनय पिटका का मतलब है कि संतों को कैसे रहना चाहिए, नंस को कैसे रहना चाहिए, मॉन्क्स को कैसे रहना चाहिए। सूता पिटका का मतलब बुद्ध जी को कैसे रहना चाहिए, बुद्ध जी की, सॉरी, बुद्ध जी की टीचिंग क्या क्या है। ठीक है, विनय पिटका का मतलब मॉन्क्स और नंस कैसे रहेंगे, सूता पिटका का मतलब बुद्ध जी की टीचिंग। और अभिधमा, अब देखिए अभिधमा, अब आप धमा से क्या याद कर सकते हैं कि जो धमा वाली चीज है, तो धमा कुछ नहीं है, धमा में बताता है कि हमें कैसे रहना है। एक तो हमें धमा बताता है भाई कैसे रहना, दूसरा हमें फिलोसफर जो आजकल यूट्यूब पे बड़े निकले हैं वो हमको बताते हैं कि इससे दूर जाओ उससे दूर जाओ, यूट्यूब पे और फिलोसफी झाड़ते हैं जो लोग, तो फिलोसफर से आप ध्यान रख सकते हैं कि अभी धामा मतलब फिलोसफी। ठीक है, ये भी मैच द फॉलोइंग में आपके लिए आता है। अब क्या हुआ कि अब हुआ क्या कि बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले, देखिए कभी भी वो रिलीजन बढ़ता है जब उस राज्य का राजा उसको प्रमोट करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया में आपके अशोका आए या पृथ्वीराज चौहान आए, ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान क्या थे, सूर्यवंशी थे, तो उस टाइम पे हिंदू धर्म काफी प्रोग्रेस किया। फिर उसके बाद जब मुगल आए तो मुगल धर्म एकदम पीक पे चला गया। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके किसी भी धर्म को आगे बढ़ना है तो आपके राजाओं को उसको फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे ही जब बुद्धिज्म फैला इंडिया में, आप देख सकते हैं कि 483 बीसीई से ये शुरू हुआ। आप एक चीज नोटिस करना कि कभी भी अगर आप बीसीई लिखेंगे ना, तो यहाँ पे ईयर उल्टे चलते हैं। उल्टे चलने का क्या मतलब है कि 483 के बाद 383 आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन आज जहां पे आप जी रहे हैं वो एडी है, एडी बोले तो 2022 के बाद 2023 आएगा। ये आप समझे कि बीसी में उल्टा चलता है क्योंकि अब क्राइस्ट पैदा होने वाले हैं। ठीक है, ईसा मसीह जिनको बोलते हैं, तो क्राइस्ट पैदा होने वाले हैं अभी, तो ये उल्टा चलता है। और ये सीधा चलता है कि आफ्टर डेथ, मतलब क्राइस्ट के होने के बाद कौन सा साल चल रहा है, उनकी डेथ के बाद का। ठीक है, तो बीसी उल्टा चलता है, एडी सीधा चलता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे फर्स्ट काउंसिल की। तो फर्स्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में। अगर आप बात करेंगे कि सर ये राजगृह किधर है, तो आज के टाइम पे ये सारी आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि जो फर्स्ट थ्री सरमन हुए थे वो हुए थे आज के बिहार में। बिहार में क्यों हुए थे, अगर आप देखें तो नेपाल और बिहार का बॉर्डर एकदम ऊपर नीचे है। आज भी काफी सारे बिहार के लोग नेपाल में जाते हैं, नेपाल के लोग बिहार में आते हैं फॉर बिजनेस और भी चीजों के लिए। तो राजगृह पहला जगह था। ठीक है, जहां पे फर्स्ट काउंसिल हुई थी, कब हुई थी, 483 बीसी, वही टाइम है जब महापरिवाना भी हुआ था, सेम टाइम। अब इसके 100 साल बाद सेकंड काउंसिल हुई थी। अब काउंसिल में कुछ नहीं होता था, बेसिकली आपका जो राजा होता था वो बैठता था और वो सारी टीचिंगों को बताता था लोगों को, उसको स्प्रेड कराने में मदद मिलते थे। ठीक है, अब सेकंड सरमन कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। ठीक है, आप कैसे ध्यान से रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे वर्ड है एक, पहला मतलब फर्स्ट सरमन कहाँ हुआ है, आर में। सेकंड सरमन क्या है, आरवी। आरवी मतलब आप थोड़ा देखिए स्टाइलिश सा नाम लग रहा है, आरवी। आरवी कहाँ चला गया, आरवी कैसा है, पीके। आरवी बंदा पीके देखता है, पीके मूवी देखता है। ठीक है,
आमिर खान वाली, ये वो वाला पीके नहीं है, ये मूवी वाला पीके। ठीक है। तो थर्ड सरमन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। ठीक है। पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र कहाँ है? इसको आप पटना भी बोल सकते हैं, मतलब अगर आप आज पटना घूमने जाएंगे तो पाटलिपुत्र स्टेशन भी है। तो आप ये आज का पटना बोल सकते हैं आप इसको। और किसने करवाया था ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन? ये कराया था महाराज अशोक ने। ठीक है। अशोक ने जब कलिंगा की लड़ाई लड़ी थी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कलिंगा। कलिंगा की जब उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, कलिंगा कहाँ है? आज का उड़ीसा। अगर आप आज का उड़ीसा बोलेंगे तो जब ये लड़ाई हुई थी तब इतना खून बहा था कि ऐसा बोलते हैं कि नदियां, नदियों में पूरा लाल लाल हो गई थी नदियां। इसके बाद अशोका ने बोला था कि अब मैं बुद्ध धर्म अपनाता हूं। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने पाटलिपुत्र में काउंसिल भी की थी। और ये एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है कि इंडिया में मौर्यन साम्राज्य खत्म हो गया। क्योंकि जब राजा ही हथियार छोड़ देगा तो फिर प्रजा का क्या होगा? तो इसके बारे में हम सारी डिटेल बाद में बात करेंगे कि अशोक का शांति प्रिय होना कैसे मौर्य साम्राज्य के लिए काफी नुकसानदायक हुआ। अब बात करते हैं फोर्थ काउंसिल की। तो फोर्थ काउंसिल कहाँ हुई थी? कश्मीर में। आपके दिमाग में थोड़ी सी घंटी बजेगी कि भाई अभी तक तो हम बिहार में थे। ठीक है। अभी तक तो हम बिहार में थे, अब हम यहाँ पे कैसे पहुंच गए? ठीक है। जैन, तो JNK में एक ब्राह्मण राजा हुए थे जिनका नाम था राजा कनिष्क। ये हिंदुत्ववादी थे और काफी ज्यादा इन्होंने उनका प्रमोशन किया। तो ये बुद्ध के बड़े फैन थे। तो इन्होंने फिर बोला भाई अब बिहार वालों ने बहुत कर लिया, आप थोड़ा कश्मीर की तरफ आने दो। तो फिर ये वाली चीज कश्मीर पहुंच गई। ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए वो है ये सारे पॉइंट्स। ये आपको एकदम रट्टा मार लेने हैं, ठीक है? रोज सुबह उठ के पढ़ने हैं ये 7 पॉइंट। क्या? पहली बात, गौतम, वो जो बुद्धिज्म है उसको किसने फॉर्म किया? गौतम बुद्ध ने फॉर्म किया। जन्म कब हुआ? 563 BC लुम्बिनी में। वो कहाँ पे? नेपाल में। एंटाइटलमेंट कहाँ मिला? बुद्ध गया में। पहला सरमन कहाँ दिया? सारनाथ में। मैं नाथ कहाँ रहते हैं? सारनाथ में। वहां परिवाना हुआ 483 में। मरते मरते मस्त खुशी से जाओ। कोड टीचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है। 8 फोल्ड पाथ, 4 नोबल ट्रूथ किसने दिए? लॉर्ड बुद्धा ने दिए। लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस लैंग्वेज में टीचिंग हुई है? पाली लैंग्वेज में। स्प्रेड किसने किया? अशोका का बहुत बड़ा हाथ रहा था इसमें, बुद्धिज्म को फेमस करने में। ठीक है, पूरी दुनिया में। चलिए, अब लास्ट पढ़ लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं जो यूपीएससी रिलेटेड, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? सबसे पहली बात, जो एम्परर अशोक थे वो लगभग 3rd सेंचुरी में थे, मतलब 3rd BC में थे। तो वो बुद्धिज्म के काफी ज्यादा फेमस फॉलोवर माने जाते हैं। तो उन्होंने ही बुद्धिज्म को फेमस वो किया था, प्रचार किया था। फेमस करने का मतलब प्रचार करना। ठीक है। तो ये जो धम्म चक्र है, मतलब ये जो अगर आप हमारा एम्बलम देखोगे या आप हमारे नोट में देखोगे